कंटिन्यू करते हैं हमारे हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यू के सॉल्यूशंस को। कल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज 21 से हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ बाबू राव इफ द फॉलोइंग इज गिवन। म्यूनिसिपल वैल्यू 70,000 है, फेयर रेंट 88,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 60,000 का है और एक्चुअल रेंट 1,25,000 का है। अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो आपसे जीएवी नहीं पूछ रहे हैं, एक्सपेक्टेड रेंट पूछ रहे हैं। बिकॉज आपसे एक्सपेक्टेड रेंट पूछा गया है तो आप सिर्फ स्टेप 1 सॉल्व करोगे। स्टेप 1 में आपको ऑब्वियसली एमवी, एफआर, whichever is higher, सब्जेक्ट टू एसआर कंसिडर करना है, सब्जेक्ट टू एसआर कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू थी 70 का एमवी और 88 का एफआर, तो हायर वैल्यू ये है। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट 60,000 है तो आपका स्टेप 1 60,000 को एक्सीड नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर इज 60,000। मूविंग अहेड, फाइंड द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ बाबू राव द फॉलोइंग इज गिवन। सेम सम आया, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, find out the expected rent of house property of Kismat if the following is given. Municipal value 65,000 है, fair rent 88,000 है, standard rent 60,000 है, actual rent 1,25,000। अगेन आपसे expected rent पूछा गया है तो MV और FR में से हायर वैल्यू है 88,000 की, बट स्टैंडर्ड रेंट 60,000 है तो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इज अगेन 60,000। मूविंग अहेड, फाइंड द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस बार ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूछा गया है, ना कि एक्सपेक्टेड रेंट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको बताना है अनिल कपूर की प्रॉपर्टी के लिए। इफ द फॉलोइंग इज गिवन, एमवी 10,000 है, एफआर 88,000 है और स्टैंडर्ड रेंट 92,000 है। तो इन दोनों में से हायर है 88,000, और क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं करता है तो स्टेप 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 88,000। लेकिन जीएवी निकालने के लिए हमें स्टेप 2 भी सॉल्व करना पड़ता है। स्टेप 2 में हमें लेना होता है एआरआर माइनस यूआर। यहाँ पे यूआर का कोई डिटेल नहीं है तो आपके पास जो एआर की डिटेल है आप उसी को फाइनल कंसिडर करेंगे, विच इज 89,000। इन दोनों में से जो भी हायर है वो आपका आंसर बन जाता है। स्टेप 2 की वैल्यू 89,000 है तो करेक्ट आंसर विल बी 89,000। मूविंग अहेड, find the gross annual value of house property of Rakhi Sawant if the following is given. म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,00,000, फेयर रेंट है 88,000 का। म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,00,000, फेयर रेंट है 88,000 का, स्टैंडर्ड रेंट है 92,000 का और एक्चुअल रेंट है 89,000 का। अगेन आपको क्योंकि जीएवी निकालना है, बिकॉज यू आर सपोज टू कैलकुलेट जीएवी, तो वो निकालना मुश्किल नहीं होगा। पहले आप सॉल्व करोगे स्टेप 1, जहाँ पे एमवी और एफआर में से जो हायर है यानी कि 88,000 और 1,00,000 में से जो हायर है तो 1,00,000 हायर है, बट क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट 92,000 है तो आप 92,000 से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो स्टेप 1 92,000 आ गया। स्टेप 2 आपका हो जाएगा ARR माइनस UR। ARR आपका दिया हुआ है 89,000। ARR आपका दिया हुआ है बच्चों, एक सेकेंड, 89,000। तो ये 89,000 इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है यानी कि 92,000 जो है उसको आप कंसिडर कर लोगे। यहाँ पे कहीं पे भी वैकेंसी पीरियड या रेंट पर मंथ आपको बताया हुआ नहीं है कि आप ऐसा कुछ कैलकुलेट कर पाएँ कि अगर वैकेंसी नहीं होता तो क्या स्टेप 2 बड़ा हो सकता था। इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी 92,000। मूविंग अहेड, फाइंड द जीएवी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सनम इफ द फॉलोइंग इज गिवन। एमवी है 1,00,000, फेयर रेंट है 1,20,000, तो दोनों में से हायर 1,20,000 है, और क्योंकि वो एसआर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो यही मेरा स्टेप 1 बन जाएगा। स्टेप 2 के लिए मेरे पास में एक्चुअल रेंट है 1,30,000, दोनों में से हायर है 1,30,000, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,30,000। मूविंग अहेड, जीएवी निकालना है वापस से। म्यूनसिपल वैल्यू 1,60, फेयर रेंट 1,20,
स्टैंडर्ड रेंट 1.5 लाख, तो 160 और 120 में से हायर है 1,60,000। हाउएवर हमें ये ध्यान रखना है कि वो स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू है 1,50,000, तो मेरा स्टेप 1 हो जाएगा 1,50,000। स्टेप 2 में जब सॉल्व करूंगा तो वहाँ पे एक्चुअल रेंट की वैल्यू दी हुई है 1,55,000, दोनों में से हायर है 1,55,000, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,55,000। मूविंग अहेड, फाइंड द जीएवी, अगेन जीएवी निकालना है सिमिलर लाइंस पे इस समय। 140 और 120 में से हायर है 140 और वो स्टैंडर्ड रेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो स्टेप 1 मेरा 140 आ गया। स्टेप 2 जो मेरा है वो 1,30,000 है बच्चों, तो दोनों में से हायर है 1,40,000, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,40,000। मूविंग अहेड, नेक्स्ट सम, MV is 45, fair rent is 50, SR is 48, तो स्टेप 1 48 हो जाएगा और मेरा स्टेप 2 जो है वो 42,000 है। वैकेंसी का कुछ बताया हुआ नहीं है तो आई कांट अज्यूम एनीथिंग, तो जो भी हायर है उसी को मैं जीएवी मान लूंगा 48। What will be the GAV of a house owned by Ramesh covered by Rent Control Act remain let out during the year, जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू है 3.5 लाख, एक्चुअल या डी फैक्टो रेंट जो है वो 3,20,000 है, फेयर रेंट 3 लाख है, स्टैंडर्ड रेंट 3,60,000 है। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सेम समय, बस ऑर्डर इन विच MVFR SR और AR अपीयर करते हैं वो अलग है, बाकी ये सम बिल्कुल सेम है जैसा आपने अभी तक सॉल्व किया है। तो MV 3.5 है और FR 3 लाख है, तो दोनों में से हायर 3.5 लाख है और वो स्टैंडर्ड रेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो मेरा स्टेप 1 हो जाएगा 3.5 लाख। स्टेप 2 मेरा आएगा एक्चुअल रेंट जो कि है 3,20,000, दोनों में से हायर कौन सा है, 3.5 लाख रुपए हायर है, तो क्योंकि 3.5 लाख रुपए हायर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,50,000। नेक्स्ट, कैलकुलेट द जीएवी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। एमवी है 45,000, एफआर है 50,000, एसआर है 48,000, तो एमवी और एफआर विच एवर इज हायर 50,000, लेकिन वो एसआर को एक्सीड नहीं कर सकता, तो स्टेप 1 48,000 हो जाएगा। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है 75,000 का, बट स्टेप 2 में आप लिखते हो ARR माइनस UR, तो 75 माइनस 20 करता हूं, 75 माइनस 20 करता हूं तो भी ये वैल्यू 55,000 आ रही है। तो 48 और 55 में से हायर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली 55 हायर है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। मूविंग अहेड, MV है 45, FR है 50, SR है 48, तो स्टेप 1 मेरा आ गया 48, AR है 55, अनरियलाइज्ड रेंट है 20,000 का, तो 55 में से मैं 20,000 लेस करूंगा बच्चों, तो मेरा स्टेप 2 आ जाएगा 35,000 का। 48 और 35,000 में 48 बिगर वैल्यू है, तो करेक्ट आंसर 48,000 हो जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड, 45 50 SR 48, तो अगेन आपका स्टेप 1 जो है वो आएगा 48,000 का। आपका जो स्टेप 2 है वो बताया जा रहा है कि आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है 46,000, आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है 46,000। नाउ दिस सम ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। हमारा डिस्कशन ये है, इफ स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1 ड्यू टू वेकेंसी पीरियड, then such step 2 shall be the GAV। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहां पे हमने पढ़ा कि हमारा स्टेप 1 आ रहा है 48,
और हमारा स्टेप 2 आ रहा है 46,000। तो प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो यहां पे स्टेप 1 की वैल्यू ज्यादा है, बट हमें यह पता चला है कि 11 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट थी, 1 महीने के लिए वेकेंसी था। तो अब आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि अगर 11 महीने में कोई प्रॉपर्टी 46,000 का रेंट कमा रही है तो ऑब्वियसली वो 1 महीने में 4,000 रुपए से ज्यादा का रेंट कमा रही है। तो अगर एक और महीने ये प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाती, यानी कि अगर 1 महीने का भी वैकेंसी पीरियड नहीं रहता, तो ये स्टेप 2 की अमाउंट जो है वो 50,000 रुपए से भी ज्यादा की आती। दैट अमाउंट वुड हैव बीन मोर देन 50,000। मैं अभी कैलकुलेटर नहीं है तो सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं कि 46,000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1 करेंगे तो पर मंथ का आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगा। 46,000 को जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी लगभग 4,180 या आसपास की अमाउंट कुछ आ जाएगी बच्चों। तो आपको पता चल जाएगा कि इतने रुपए का और रेंट आता तो ये 50,000 से ज्यादा की अमाउंट आती। यानी कि ये क्लियरली पता चल रहा है हमें कि स्टेप 2 जो है वो स्टेप 1 से सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी पीरियड की वजह से ही छोटा है। तो इसीलिए भले ही ये छोटा है फिर भी मेरा करेक्ट आंसर 46,000 ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 46,000। मूविंग अहेड, कैलकुलेट द GAV वापस से। MV इज 45, FR इज 50, SR इज 48। तो मेरा स्टेप 1 ऑब्वियसली हो जाएगा 48,000। ARR है, यानी कि स्टेप 2 निकालने के लिए मुझे ARR माइनस UR करना पड़ेगा। UR मेंशन नहीं है, UR मेंशन नहीं है। ARR मेरा है 40,000 का। अब आप देखिए कि 40,000 का रेंट जो है वो आपको 11 महीने में मिला है। 11 महीने का 11 महीने का जो रेंट है वो आ रहा है 40,000 रुपीज का। तो अगर एक और महीना प्रॉपर्टी लेट आउट भी होती, इवन इफ द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अनदर मंथ, तो वो 43,000 समथिंग का रेंट कमा पाती। यानी कि वो 48,000 से फिर भी छोटी ही रहती। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर पे एक अमाउंट निकालूं, 40,000 डिवाइड बाई 11 कर लूं, है ना, तो मेरे पास 1 महीने का रेंट आ जाएगा। तो अपने बात कर रहे हैं कि स्टेप 1 की वैल्यू है 48,000, स्टेप 2 अभी है 40,000 का। लेकिन आप ऐसा मान रहे हो कि अगर एक और महीने का मिला होता, यानी 40,000 डिवाइड बाई 11 इंटू 1, एक और महीने का रेंट भी अगर आपको मिल जाता तो वो अमाउंट आती 3636 जैसी। तो आप वो ऐड भी कर दो बच्चों, तो विदाउट वैकेंसी भी मेरा स्टेप 2 जो है वो 43, चल जाओ भैया, 43,636 ही आ पाता। यानी वो स्टेप 1 से फिर भी छोटा रहता। यानी कि अगर वैकेंसी पीरियड नहीं होती तो भी मेरा स्टेप 2 जो है वो फिर भी छोटा ही रहता। तो स्टेप 2 इज नॉट लेस देन स्टेप 1 ड्यू टू वैकेंसी। तो ऐसी सिचुएशन में करेक्ट आंसर विल बी 48,000। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कनेक्ट करें मुझसे। चलिए, फाइंड द GAV ऑफ आभास इफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। MV इज आपका 1,40,000, MV आपका 140 है, फेयर रेंट आपका 150 है, फेयर रेंट आपका 150 है, स्टैंडर्ड रेंट 144 है। तो आपको पता चल गया कि स्टेप 1 जो है दैट विल बी 1,44,000। स्टेप 1 विल बी 1,44,000। स्टेप 2 जो आपका है, एक्चुअल रेंट बताया हुआ है 15,000, एक्चुअल रेंट बताया हुआ है 15,000। अब आपको बताया कि वैकेंसी है 11 महीने की। अब आप अगर इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, वैकेंसी अगर किसी चीज की 11 महीने की है, यानी कि 1 महीने का रेंट है 15,000, तो अगर वैकेंसी नहीं होती तो 12 महीने का रेंट आता
15,000 इंटू 12 यानी कि 1,80,000। तो मेरा स्टेप 2 अगर वैकेंसी नहीं होती तो 1,80,000 होता। तो क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1 ओनली ड्यू टू वैकेंसी, देयरफॉर स्टेप 2 विल बी जीएवी, देयरफॉर स्टेप 2 विल बी जीएवी। तो स्टेप 2 यानी कि 15,000 जो है वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगेन जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं दोहरा दूं, अपने पढ़ते हैं डिटेल में अगर अपने देखना चाहें तो आपको क्या ध्यान रखना होता है बच्चों कि स्टेप 1 में आप लिखते हो MVFR विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू SR। स्टेप 2 में आप लिखते हैं ARR माइनस UR। हमने ये डिसाइड किया है कि प्रोफेशनल एग्जाम्स में जो सेकंड अप्रोच होती है जहाँ पे आप लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं करते हैं बल्कि सीधा सीधा स्टेप 1 और स्टेप 2 से किसी एक को आंसर लेते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल है। तो उसमें ARR माइनस UR में आप एनुअल रेंट रिसीवेबल नहीं लेते हैं बल्कि आप एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कंसिडर करते हो बेटा। तो अगर आप एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कंसिडर कर रहे हैं तो आपका ARR कितना आएगा? तो आंसर इज आपका ARR आएगा जितने महीने के लिए आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया। तो 1 मंथ के लिए लेट आउट किया, 15,000 मिला, तो आपका ARR 15,000 है। UR की कुछ वैल्यू बताई भी नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में से इफ स्टेप 2 इज ग्रेटर देन स्टेप 1 देन स्टेप 2 shall be GAV. If step 2 is less than step 1, तो आपको चेक करना पड़ता है कि if step 2 is less than step 1 due to vacancy period, then such step 2 is equal to GAV. Otherwise स्टेप 1 इज इक्वल टू GAV। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट हमें अपना फाइंड द GAV। हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल वैल्यू है 80,000 रुपए की, फेयर रेंट है 70,000 का। तो MV और FR SR वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आपका स्टेप 1 जो है वो आया 80,000। लेकिन अब इस सम में बोला है वैकेंसी 12 मंथ्स का है। तो हमने थोड़े समय पहले डिस्कस किया था एक क्वेश्चन की कौन से वो घर होते हैं जिसमें आप NAV नील दिखा सकते हैं, कौन से वो घर होते हैं जिसमें आप NAV नील दिखा सकते हैं। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आप NAV नील दिखा सकते हैं। और दूसरा आपके पास में ऑप्शन होता है कि अगर किसी घर का 12 महीने का ही वैकेंसी पीरियड है तो वहां पे भी आप GAV नील दिखा सकते हैं। अगर आप ये नहीं भी जानते हो, आप अगर अब यहाँ पे स्टेप 2 लिखते तो आपका वैल्यू आता 0। तो स्टेप 2 स्टेप 1 से कम आया था, स्टेप 2 जो है वो स्टेप 1 से कम आता। और ये स्टेप 2 स्टेप 1 से कम क्यों है? क्योंकि वैकेंसी पीरियड थी। अगर प्रॉपर्टी रेंट पे लगाई जाती तो शायद इससे ज़्यादा का रेंट कमा सकती थी, मुझे कुछ पता नहीं है क्या है रेंट। तो इसीलिए स्टेप 2 0 को ही मैं वैल्यू ले लूँगा और आंसर आ जाएगा नील। मूविंग अहेड, सुभाष इज द ओनर ऑफ अ हाउस द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। MV 30,000 है आई एम सॉरी, MV 30,000 है, AR 32,000 है, फेयर रेंट 36,000, स्टैंडर्ड रेंट 40,000। तो 30 और 36 में हायर वैल्यू है 36,000 का। और क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट को वो कुछ भी एक्सीड नहीं कर रहा है तो मेरा स्टेप 1 जो है 36 आया। स्टेप 2 जो है वो आएगा एक्चुअल रेंट यानी कि 32,000 और कुछ बोला हुआ नहीं है, तो विच एवर इज हायर 36,000 मेरा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 14,000 है, फेयर रेंट 14,500 है, स्टैंडर्ड रेंट 14,200 है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा स्टेप 1 आ जाएगा 14,200। एक्चुअल रेंट तो स्टेप 2 में मेरे को करना होता है बच्चों ARR माइनस UR। ARR मेरा है 16,800,
लेकिन उसमें से यूआर लेस हो जाएगा 7,000 का, तो वो बचेगा 9,800। वैकेंसी पीरियड वगैरह की कोई चर्चा है नहीं। इन दोनों में से हायर वैल्यू 14,200 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,200। मूविंग अहेड 38, Leila is the owner of house which has been let out at a monthly rent of 25,000. फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 2,90,000। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, एमवी, एफआर, एसआर, ये सारी वैल्यू हमेशा एनुअल होती है, ठीक है। तो 25,000 रुपए का रेंट मिल रहा है, एफआर 290 है, एसआर 260 है और एमवी 280 है। तो एमवी और एफआर 290 और 280 में हायर है 290, एसआर 260 है, तो उसको एक्सीड नहीं कर सकता वैल्यू, तो आपका स्टेप 1 आ जाएगा 2,60,000। स्टेप 2 के लिए आप क्या करेंगे, ARR माइनस UR करेंगे। ओके, बट आपको यहां पे पूछा है द municipal value of the house is 280 and the municipal taxes are levied at 10% of the municipal value. Entire amount of municipal taxes are outstanding for the year ended 31/3/2022. Amount of municipal taxes to be allowed as deduction. म्यूनिसिपल टैक्सेस का नियम ये होता है कि जो आपने पे किया है वही अलाउ होता है बच्चों, जो अनपेड है वो अलाउड नहीं होता है, जो अनपेड है वो अलाउड नहीं होता है, क्योंकि ये अनपेड है। म्युनिसिपल टैक्सेस में अपन ने पढ़ा था इट शुड बी पेड एज वेल एज पेड बाय द ओनर, क्योंकि ये अनपेड है, इसी वजह से ये अलाउड नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नील। आगे के किसी साल में अगर उसने इस साल प्लस अगले साल का साथ में रीपे कर दिया आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो दोनों सालों का अलाउड हो जाएगा। 39, जुबेरिया इज ओनर ऑफ हाउस विच हैज बीन लेट आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ 25,000। एफआर इतना है, एसआर इतना है, म्युनिसिपल वैल्यू इतना है, म्युनिसिपल टैक्सेस 10% के हैं, एंटायर अमाउंट फॉर द ईयर आर पेड बाय द ओनर। तो पेड है बच्चों, अब क्योंकि यहाँ पे पेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। 280 का 10% विल बी 28,000, 28,000 पूरे तरीके से अलाउड हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40, टिट्टू इज ओनर ऑफ हाउस विच हैज बीन लेट आउट एट मंथली रेंट ऑफ 25,000। फेयर रेंट ऑफ हाउस इज 2,90,000, स्टैंडर्ड रेंट 260, म्युनिसिपल वैल्यू इतना है, म्युनिसिपल टैक्सेस 10% है, एंटायर अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड आर पेड आउट ऑफ विच हाफ आर पेड बाय टेनेंट। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ का रूल है कि इट शुड बी पेड एंड इट शुड बी पेड बाय द ओनर, पेड भी होना चाहिए और पेड बाय द ओनर भी होना चाहिए। तो क्योंकि 50% ओनर ने पे किया है, तो 28,000 का जो म्युनिसिपल टैक्स था 14 ओनर ने पे किया और 14 टेनेंट ने पे किया। टेनेंट वाला हिस्सा अलाउड नहीं होगा, ओनर वाला हिस्सा अलाउड हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी 14,000। आइए, Karimala owns a house which is self-occupied up to 31/5/2022. Karim Lala, I'm sorry, 31/5/2022। 1/6/2022 से ये प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाती है रफ़ी को 40,000 के रेंट पे। जीएवी आपको निकालना है। अब ये जो सम है ये है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट, बट टाइम वाइज, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट टाइम वाइज का है। और यहां पे आपको याद रखने वाली चीज है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, आप इसे प्योर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दैट केस तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड था उसे आप इग्नोर कर दीजिए। 1/6 से अगर मैं कंसिडर करूं तो यानी कि सिर्फ 4th और 5th मंथ को नहीं कंसिडर करना है, 6 से 3rd मंथ कंसिडर करूंगा, तो ये 10 मंथ्स का पीरियड आएगा। तो आपका स्टेप 1 जो है वो मैं कैलकुलेट करूंगा MV 415, FR 420, SR 410, तो स्टेप 1 410 आएगा। स्टेप 2 जो है उसमें 40,000 इंटू 10 करूंगा, 4 लाख आएगा, तो यहाँ पे आंसर विल बी 4,10,000। अब इसमें एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है ऐसे सम में, आपको ये याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि MV, FR, SR ये हमेशा 12 मंथ का वैल्यू होता है। इस केस में अपने ARR ले रहे हैं 10 मंथ का, जबकि MV, FR, SR ले रहे हैं अपने 12 मंथ का, बट दैट इज हाउ
दिस वेरिएंट ऑफ सम इज बीइंग हैंडल्ड। यहाँ पे नियम ही यही होता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है, ना आप उसे लॉस ड्यू टू वैकेंसी की तरह दिखा सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं इसे कि स्टेप 1 आप इसे नॉर्मल 12 मंथ की तरह ही कंसिडर करोगे, और स्टेप 2 जो है जितना लेट आउट पीरियड था उसी के हिसाब से कंसिडर करेंगे। चलिए, शम्मी कपूर owns a house which is self occupied up to 31/5/2022 with effect from 1/6 the property is let out to Ranjit 42,000, determine the gross annual value। सब कुछ एक जैसा चल रहा है, MV है, FR है, SR है। तो आपका स्टेप 1 आ जाएगा 4,10,000। स्टेप 2 की जो वैल्यू है बच्चों, उसमें आपको लेना है अपना एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट है आपका 42,000 के हिसाब से इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,20,000। दोनों में से हायर वैल्यू 4,20,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड, सारिका ओन्स अ हाउस, अगेन वही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाद में लेट आउट हुआ 42,000 पर मंथ के रेंट पे। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस आपको निकालना है, MV 415, FR 430, SR 410। तो स्टेप 1 आपका आएगा 4,10,000। टेनेंट ने 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू पे किया है म्यूनिसिपल टैक्सेस के तौर पे। तो आपको पता है कि जब टेनेंट पे करता है तो आपको उसका कोई डिडक्शन नहीं दिया जाता है, ओनर पे करता है तभी आपको डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे स्टेप 2 अपना आ जाएगा 4,20,000 का। तो GAV आपका आया 4,20,000। क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा तो आपका NAV विड ऑल्सो बी 4,20,000 ओनली। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4,20,000।